मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के अंतर्गत अंतिम वीडियो लेक्चर पर वर्क करेंगे। तो आज इससे संबंधित कुछ छूटा हुआ चीज पर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर पर भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आज का टॉपिक संक्षारण। संक्षारण जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संक्षारण, सन यदि शब्द हटा दो तो क्षारण शब्द निकलता है। क्षारण का मतलब होता है क्षय होना, क्षय का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, संक्षारण, सन शब्द हटा दीजिए आगे वाला तो बचता है क्षारण। ध्यान दीजिएगा जरा सा, यदि हम ये शब्द मिटा दें या हटा दें तो क्या बचता है? क्षारण। क्षारण का मतलब होता है क्षय होना, यानी क्षति होना, यानी कमी होना। तो वैसे जनरली जंग लगना तो आप सभी जानते हो, जंग लगने से क्या होता है। यदि जंग को, यदि लोहे में जंग लगा हुआ है, उससे ज्यादा दिन तक छोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि वह जो है लोहे के ऊपरी हिस्से को हमेशा क्या करते रहेगा, उसकी क्षति करते रहेगा, उसके भार में लगातार कुछ न कुछ कमी होते रहेगा। एक्चुअल में होता ये है कि जब लौह तत्वों को यदि हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो नमी, वायुमंडल में जो नमी होती है उसके कारण जो है वह ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत माना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगती है और इसी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर लोहा जो है लौह ऑक्साइड बनाता है, यानी ऊपरी परत पर जंग के रूप में जो जमा रहता है वह जो है लोहे का एक तरह से संक्षारित रूप है। तो संक्षारण का मतलब क्या हुआ? क्षरण होना, यानी क्षय होना। यानी संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंतर्गत लौह पदार्थ या धातुओं का क्षय होता है, क्षरण होता है। आप देखे होंगे यदि कोई किसी चीज में, खास करके लौह तत्व में यदि जंग लगा हुआ है, लोहे की कुर्सी उसमें जंग लग गया है तो क्या करते हो आप? उस पे पेंट करते हो। पेंट करने से क्या होता है? पेंट करने से वायु का जो कांटेक्ट होता है धातु के साथ वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि पेंट जो है एक वायु रोधक के रूप में जो है वह लोहे के आगे खड़ा हो जाता, जिसके कारण नमी होने के बावजूद भी वह लोहे का क्षरण नहीं कर पाता है। तो संक्षारण पर चलते हैं हम लोग। संक्षारण, तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु में वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर, वायु से, नमी से या फिर अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है। अवांछनीय मतलब जैसे लोहा के लिए बताए जंग, उसी तरह से और भी धातु के लिए और कुछ न कुछ चीज है तो अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है, यही चीज संक्षारण कहलाता है। संक्षारण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स आपको ध्यान होगा, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था रेडॉक्स के बारे में। रेडॉक्स जो है वह ऑक्सीकरण और अवकरण, या फिर इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं उपचयन, अपचयन, इसी दोनों के संयुक्त रूप को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो रासायनिक प्रक्रिया होगा, यह धातु जो रासायनिक प्रक्रिया करेगा या अभिक्रिया करेगा वायु के साथ करेगा, यानी ऑक्सीजन के साथ करेगा। नमी, नमी यानी जल, जलीय चीज, जल में भी ऑक्सीजन रहता ही है, या फिर अम्ल, अम्ल में हाइड्रोजन रहता ही है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज से एक तरह से अभिक्रिया हो गया। तो आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का संयोग वह अवकरण होता है, और जब दोनों आ गया तो इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि संक्षारण जो है वह किस प्रकार का अभिक्रिया है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो संक्षारण से बचने के लिए लोहे पर पेंट किया जाता है, लोहा के लिए हुआ, उसी तरह से कुछ और पदार्थ का भी संक्षारण करने का विधि हो, तो संक्षारण से बचने का विधि होता है। जैसे मिश्र धातु बना करके संक्षारित करने से बचा सकते हैं, विद्युत लेपन के द्वारा संक्षारण को बचा सकते हैं, और भी विधि है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, नाम से रेंसिडिटी, नाम से ही पता चलता है विकृत यानी बेकार, गंधिता माना गंध, बेकार गंदा होने लगेगा। आप लोग
जनरली खाद्य पदार्थ को देखिएगा, गर्मी के सीजन में जब ज्यादा देर तक के लिए छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है, उससे बेकार गंध लगने लगता है। ऐसा गंध लगने के कारण जो है वह खाने में भी अरुचिकर लगता है, बेकार लगता है। तो इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता होता क्यों है? यह मुख्य रूप से ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन से संयोग होने के कारण होता है। तो विकृत गंधिता से यानी खराब नहीं हो उसका स्वाद, उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वह ऑक्सीकृत नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि खाद्य पदार्थों, खास करके किस किस चीजों से बना हुआ, वसा और तेल से बना हुआ, तो इन खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज के अंदर रख देते हैं, इससे इसका स्वाद खराब नहीं होता है। या फिर सूर्य प्रकाश से दूर रखते हैं यानी अंधेरा में रखते हैं, या फिर प्रति ऑक्सीकारक मिला करके यानी ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जो ऑक्सीकरण उसका होने ही नहीं दे। तो इन पदार्थों को मिला करके भी किसी खाद्य पदार्थ को हम लोग ऑक्सीकृत होने से बचा सकते हैं, यानी विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पर। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, उपचयन क्रिया के कारण अरुचिकर गंध एवं स्वाद का उत्पन्न होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर, वायुरोधी बर्तन में रखकर, सूर्य प्रकाश से दूर रखकर या फिर प्रति ऑक्सीकारक के द्वारा विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। तो ये सब कुछ उपाय था जिससे जो है विकृत गंधिता यानी स्वाद को बेकार होने से हम लोग बचा सकते हैं। कौन कौन सा उपाय हो गया? रेफ्रिजरेटर में रख करके, सूर्य प्रकाश से दूर रख करके या अंधेरा में रख करके, या फिर प्रति ऑक्सीकारक एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिला करके भी हम लोग जो है उसको ऑक्सीकृत होने से बचा सकते हैं। और ऑक्सीकृत जब होगा ही नहीं तो उसका स्वाद खराब होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन है कुछ, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? रिबन का मतलब फीता होता है। तो मैग्नीशियम एक तरह से धातु है, तो वह क्या होता है, सामान्य ताप पर जब उसको छोड़ दीजिएगा, हवा में खुला छोड़ दीजिएगा, तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और ये जो ऑक्साइड है वह उसके परत पर जो है या उसके सतह पर जम जाता है, सतह पर जम जाता है। अब आप ही सोचो, मान लिया जाए आपको धूल को जलाना है तो कितना परेशानी होगा जलाने में, तो ऐसे जलेगा नहीं। मान लिया जाए आप जो है कोई लकड़ी को जला रहे हैं, लेकिन लकड़ी के ऊपर जो है मिट्टी लगा हुआ है, तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा, जलने में परेशानी होगा। तो आप क्या करते हो, मिट्टी को साफ करते हो। जब मिट्टी को साफ करते हो तो उसको आसानी से जल सकता है। जस्ट लाइक यहाँ भी यह जो है मैग्नीशियम का रिबन पर जो है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा रहता है, इसीलिए उस परत को जो है साफ किया जाता है जिससे वह जलने में आसानी हो। चलिए यही है कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर वायु, नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी परत पर जमा रहता है। अतः ऊपरी सतह पर जमे परत को साफ करके इसको हटाया जाता है ताकि वह आसानी से जल सके, या ऐसा भी बोल सकते हैं ताकि वह आसानी से ऑक्सीकृत हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखें जिसमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जा सके। तो ये आपको वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम आपको याद होगा, इसका नाम है अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि एक जो है पदार्थ दो या दो से अधिक अन्य पदार्थों में टूट जाता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो टूटने का क्रिया होता है इसमें कुछ न कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो ऊर्जा का काम करता है। तो इसमें आपको 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जिसमें एक तो ऊर्जा के रूप में विद्युत करेगा काम, और एक ऊर्जा के रूप में सूर्य प्रकाश काम करेगा, और एक ऊर्जा के रूप में उष्मा काम करेगा। ठीक है, इस तीनों पर एक एक एग्जाम्पल लिखना है। तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स लिखा है, आपको डील कर देते हैं। सबसे पहला, उष्मा के कारण जो ऊर्जा मिलेगा उसके लिए एक उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसमें उष्मा ऊर्जा डालने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। तो ये हो गया CaCO3 के लिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
CO2 कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम आपको याद होगा, इसको जो है कली चूना भी कहते हैं। तो खैर ये हो गया पहला उष्मा ऊर्जा के रूप में। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, AgCl। ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है वह दो भाग में बढ़ जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में। कब? जब उसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है। सिल्वर तो वैसे ठोस है, तो यहाँ पर सॉलिड हम लिख भी सकते हैं। ये क्लोरीन गैस है तो G लिख सकते हैं, वैसे नहीं भी लिखे हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं H2O। H2O जल हो गया। जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है, यानी वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 अभिक्रिया जिसमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत जो है के रूप में ऊर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आप छोटा सा बात ये सोचो कि मान लिया जाए बहुत साफ सुथरा जल रखा हुआ है, उसमें यदि आप एक चुटकी नील डाल दोगे तो क्या होगा? पूरे पानी का रंग नीला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके अंदर एक पत्थर डाल दोगे तो क्या होगा? उसके रंग में कुछ परिवर्तन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पत्थर जो है वह पानी के साथ कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, जबकि नील जो है उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज का रंग बदलना इस बात पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ दिए गए पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है या नहीं करता। अभिक्रिया करेगा तभी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन अभिक्रिया करेगा ही नहीं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जस्ट यहाँ भी वही होता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहे को विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है। कॉपर को हटा करके आयरन सल्फेट बना लेता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोहा का कील है, लेकिन का मतलब लोहा है। लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट के साथ जो कॉपर है उसको हटा करके उसका जगह खुद ले लेता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। तो इसका मतलब रिएक्शन करता है। रिएक्शन करेगा तो रंग बदलेगा ही, बस, और कोई दूसरा वजह है ही नहीं। तो विस्थापित कर आयरन सल्फेट बना लेता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण विलयन का गहरा नीला रंग, यानी पहले नीला रंग जो था वह बदलकर हल्का लाल रंग हो जाता है। तो ये हो गया Fe, यानी लोहा, जो लोहा का कील है एक तरह से सॉलिड हो गया, ठोस हो गया। कॉपर सल्फेट विलयन है, एक क्यू डाल दिए, इससे FeSO4 बना, यह भी विलयन हो गया प्लस कॉपर, कॉपर उससे अलग हो गया। तो इसका जो नीला रंग था वह किस चीज में बदल गया? हरा रंग में। यदि कोई रिएक्शन नहीं होता तो उसके रंग में भी परिवर्तन नहीं होता। चलिए, था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब हुआ? ऊष्माक्षेपी का मतलब हुआ ऊष्मा का मुक्त होना, ऊष्मा का बाहर निकलना। आप जरा सा गहरा सांस लेकर के देखो, क्या होता है? बिल्कुल ठंडा महसूस होगा। ठंडा महसूस यानी ऐसे लगेगा कि ऊष्मा का शोषण हो रहा है। और यही वही सांस यदि आप छोड़ते हो तो थोड़ा गर्मी महसूस होगा, यानी लगेगा कि ऊष्मा निकल रहा है। तो श्वसन का मतलब पूरा प्रक्रिया से है।
यानी श्वसन मतलब सांस लेने और छोड़ने से है, तो पूरा जो प्रक्रिया समाप्त हुआ सांस छोड़ने तक समाप्त हुआ, तो उसमें आप देखते हैं कि उष्मा जो है निकलता है, यानी उष्मा मुक्त होता है, इसीलिए यह उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये लिखना है कि श्वसन क्रिया के दौरान जब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया जाता है तो ठंडा महसूस होता है, परंतु जब सांस छोड़ा जाता है तो उष्मा यानी गर्म की अनुभूति होती है, अर्थात श्वसन क्रिया संपन्न होने पर उष्मा मुक्त होती है, उष्मा मुक्त होती है, अतः श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से युक्त क्यों कर दिया जाता है? आप लोग चिप्स खाए होंगे, बहुत सारा प्रोडक्ट चिप्स के रूप में उपलब्ध होता है, जैसे एक हो गया उसमें से कुरकुरे हो गया, और भी बहुत सारे हैं चिप्स वाला जो भी पदार्थ है, तो उसमें आप देखिएगा कि वह एक फूला हुआ रहता है, यानी उसमें जो है कुछ न कुछ गैस भरा रहता है, कुछ न कुछ हवा भरा रहता है, तो उस गैस के रूप में क्या यूज करते हैं? नाइट्रोजन गैस युक्त करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आपको इससे पहले हम आज पढ़ाए विकृत गंधिता के बारे में, उसमें क्या पढ़ाए थे कि जो भी वसा युक्त या तेल युक्त पदार्थ होता है वह ऑक्सीकृत होने पर उसका रंग और स्वाद दोनों बेकार हो जाता है, बदल जाता है, खराब हो जाता है। तो आखिर ये खराब क्यों होता है? यह खराब होता है ऑक्सीकरण की वजह से, यानी ऑक्सीजन की प्रक्रिया के कारण ही खराब होता है। तो यदि हम ऑक्सीजन का ही स्रोत बंद कर दें, ऑक्सीकृत होने ही नहीं दे, तो उसके रंग न तो रंग में खराबी आएगा न तो स्वाद में खराबी आएगा। बस यही वजह है कि चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। नाइट्रोजन गैस डालने से क्या होता है? वो जो चिप्स रखा रहता है वह ऑक्सीकृत नहीं होता, और ऑक्सीकृत नहीं होगा तो उसका रंग और स्वाद दोनों बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। हम जानते हैं कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर उसका रंग और स्वाद दोनों खराब हो जाता है, रंग भी खराब होगा और स्वाद भी खराब होगा। अच्छा, अतः चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। इससे क्या होता है? ताकि चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं हो सके, जिससे उसका गंध और स्वाद दोनों अच्छा रहे। तो समझ गए? चलिए ठीक है, इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उदाहरण देकर के आपको समझाना है कि उपचयन अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, यानी उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में शामिल है। तो एक एग्जांपल लिए हैं ZnO+C, इससे बना Zn+CO। तो आपको ऑक्सीकरण यानी अपचयन और उपचयन ये दोनों का डेफिनेशन ध्यान में रखना चाहिए कि उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, जस्ट उसका उल्टा अपचयन में ऑक्सीजन का वियोग होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है, जबकि अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो भाई, Zn के साथ ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, यानी यदि इससे ऑक्सीजन हटा तो ऑक्सीजन का वियोग माना जाएगा, और ऑक्सीजन का वियोग होगा तो आप समझ जाओ यह जो है अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। जस्ट उसी तरह से कार्बन बेचारा ये अकेला है, इसके साथ ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन यदि इसके साथ ऑक्सीजन आ गया तो यह ऑक्सीजन का संयोग कहलाएगा, और ऑक्सीजन का संयोग कहलाएगा तो यह जो है ऑक्सीकृत हुआ माना जाएगा, यानी उपचयन यह कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो, इससे Zn से O हट चुका है, यानी Zn, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ऑक्सीजन का ह्रास होने का मतलब यह अपचयन की क्रिया को दिखाता है। उसी तरह से कार्बन के साथ जो अकेला था, इधर कार्बन से ऑक्सीजन जुट गया है, यानी ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, तो यह उपचयन का क्रिया हुआ। तो आप देख लो, अपचयन भी हो गया, उपचयन भी हो गया, बस हो गया। तो वही हम लिखे हैं एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर दिए गए अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि कार्बन के साथ
ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, अतः यह उपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है। जबकि ZnO से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, ZnO से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अतः यह अपचयन क्रिया को दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयुक्त उदाहरण में उपचयन अपचयन की क्रियाएं साथ साथ हो रही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आपको यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में उपचयित एवं अपचयित पदार्थों की पहचान करें। उपचयित एवं अपचयित यानी किसका जो है उपकरण हो रहा है, ए उपचयन हो रहा है, और किसका अपचयन हो रहा है। देखते हैं, उपचयन यानी ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो उपचयन होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो अपचयन होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। पहला में 4Na+O2, तो यहाँ पर जो बना ऑक्सीजन उसके साथ जुट गया, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीजन का संयोग हो गया, तो इसके साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो यह हो गया उपचयित पदार्थ। तो उपचयित पदार्थ हो गया सोडियम, उपचयित पदार्थ क्या हो गया, सोडियम, और जो उसका सपोर्ट किया वह अपचयित पदार्थ कहलाया। जो उसका सपोर्ट किया वह क्या कहलाया, अपचयित पदार्थ। दूसरा चलते हैं, CuO+H2, तो यहां से CuO से जो है ऑक्सीजन तो हट रहा है, ये देखो CO अकेला हो गया, तो ऑक्सीजन जब हट रहा है तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है, यानी CuO का अपचयित हो रहा है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हुए क्या, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बिल्कुल अकेला है, यह ऑक्सीजन के साथ आकर के संयोग कर लिया, तो ऑक्सीजन का संयोग कर लिया तो यह हो गया अपचयित, उपचयित कहलाया। ठीक है, तो यहाँ पर उपचयित जो होगा वह हाइड्रोजन कहलाएगा और अपचयित जो कहलाएगा CuO कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक अभिक्रिया आपको दिया जाएगा, उसको कौन तरह का अभिक्रिया है उसको आपको पहचानना है। हालांकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको मिनिमम 4 को जो शुरू में लिखाए हैं, जिसमें संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, ये 4 अभिक्रिया निश्चित तौर पर याद आप कर लीजिएगा, क्योंकि यदि क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में तो निश्चित तौर पर इसमें एक पहचान करने के लिए दे दिया जाएगा। तो हम एक पहचान करने के लिए दिए हैं कि ये कौन सा अभिक्रिया है। तो Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं। क्यों का मतलब समझ रहे हैं, ये दोनों जो है जलीय विलयन है, दोनों अभिक्रिया करके बनाता है क्या है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसमें देखो क्या किया है कि बेरियम जो है ये आगे है, ये SO4 का स्थान ले लिया, मतलब Ba जो है Na2 को हटा करके उसका स्थान ले लिया, जस्ट Na2 जो है वह Ba को हटा करके उसका स्थान ले लिया, यानी दोनों एक दूसरे का स्थान ले रहा है। और जब दोनों एक दूसरे का स्थान ले रहा है तो ये क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 तरह का समूह है, इसका दोनों से एक एक तत्व निकलता है या एक एक भाग निकलता है, वो दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाता है, तो 2 बार विस्थापित हुआ, इसलिए इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसी का नाम है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसी के साथ इसको एक बार कर लीजिए, चलिए ठीक है। तो इसी के साथ यह केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। तो कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, केमिस्ट्री के नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।